हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैक वॉरियर में। आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सेकेंड लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ लोड। ठीक है, तो हम लोगों ने लोड का क्लासिफिकेशन टाइम के रिस्पेक्ट में देखा था और मैंने आपको बताया था कि इसका दो क्लासिफिकेशन होगा, स्टैटिक लोड एंड डायनामिक लोड। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको स्टैटिक लोड कंप्लीट कर दिया था एंड इम्पैक्ट लोड स्टार्ट हुआ था बट वो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो आज हम लोग इम्पैक्ट लोड पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए माय डियर, इम्पैक्ट लोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रेस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस का जानना जरूरी है। एक बार स्ट्रेस आप समझ जाएंगे उसके बाद फिर हम लोग इम्पैक्ट लोड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे स्ट्रेस का जरूरत पड़ेगा हमें, इसीलिए सबसे पहले मैं आपको स्ट्रेस के बारे में बता दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम लोग इम्पैक्ट लोड फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए किसी भी बॉडी पे, ध्यान से पहले इसको थोड़ा मैं आपको रफ में समझा दे रहा हूं, फिर इसका डेफिनेशन लिख दूंगा, फिर उसके बाद हम लोग इसका थोड़ा सा छोटा सा डेरिवेशन है वो भी कर लेंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये बॉडी है। ठीक है, कोई मेंबर है, इस मेंबर पर एक लोड अप्लाई हो रहा है P इस तरफ और यहां पे इक्वल लोड अप्लाई हो रहा है P। अब यहां से देखिए, तो किसी भी मेंबर में इनफाइनाइट क्रॉस सेक्शन होता है, तो ये सभी क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन है, ये भी क्रॉस सेक्शन, ये सभी क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, और क्रॉस सेक्शन पर ही लोड अप्लाई हो रहा है। अब यहां देखिए, जब ये लोड अप्लाई हो रहा है P लोड बॉडी पर, तो बॉडी इस लोड को रेजिस्ट करना चाहेगा। इस लोड के कारण इस बॉडी में क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा। तो उस डिफॉर्मेशन को बॉडी रोकना चाहेगा, तो कैसे रोकेगा, तो बॉडी के अंदर एक रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो जाता है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स वहां पर डेवलप हो जाता है। वही रेजिस्टिंग फोर्स इस एक्सटर्नल फोर्स को रोकेगा। ठीक है, ये चाहेगा कि मेरे में डिफॉर्मेशन ना हो, तो उसके लिए ये एक रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप करेगा। ठीक है, तो रेजिस्टिंग फोर्स जो डेवलप होगा इस बॉडी के अंदर इंटरनल में, उस रेजिस्टिंग फोर्स का वैल्यू किसी भी पॉइंट पर जितना होगा, किसी भी पॉइंट पर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स का जो वैल्यू होगा, उसी वैल्यू को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। ध्यान से सुनिए, किसी भी बॉडी पे यदि एक्सटर्नल लोड अप्लाई हो रहा है तो वहां उस बॉडी में डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगा। उस डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट में बॉडी के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होता है, उसका वैल्यू किसी भी पॉइंट पे जितना होगा उसे हम लोग स्ट्रेस कहेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। इट इज defined as the magnitude of internal resisting force developed at द क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन को देखिए मैं इस तरह लिखूंगा। ठीक है, डेवलप्ड एट द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम, किसके अगेंस्ट में, तो अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन, अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन caused due to loads acting on the member, या acting on the beam आप बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, acting on the beam या मेंबर भी आप बोल सकते हैं। ठीक है,
मेंबर भी आप बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मैं पॉइंट लिखना भूल गया हूं, ठीक है। इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड एट एनी पॉइंट, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। ओके, चलिए यही डेफिनेशन हो गया। इट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड एट एनी पॉइंट ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन कॉज्ड ड्यू टू लोड्स एक्टिंग ऑन द मेंबर। मेंबर पर जो लोड एक्ट होता है उसके कारण जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगा, उस डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट में बॉडी के अंदर एक रजिस्टिंग फोर्स डेवलप होता है। तो किसी भी पॉइंट पे उस रजिस्टिंग फोर्स का जो वैल्यू होगा उसी को हम लोग स्ट्रेस कहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखिए यहां पे, अब यहां पर हम लोग थोड़ा अच्छे से बात करेंगे इसका। मान लीजिए कि एक मेंबर है, दिस इज द मेंबर, और यहां पर लोड अप्लाई हो रहा है P, एक्सटर्नल लोड P अप्लाई हो रहा है। तो क्या होगा, तो इस बॉडी में डिफॉर्मेशन होगा, इस बॉडी का लेंथ L है, तो यहां पर इसका लेंथ क्या होगा, चेंज कर जाएगा, लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। ओके, तो इस डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट में इस बॉडी के अंदर इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा। तो उस इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स को हम लोग यहां पर शो कैसे करेंगे, वो देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस बॉडी को दो भाग में बांट दीजिए, इसे हम लोग कट कर देंगे, ठीक है, कट कर देंगे। ओके, इस बॉडी को दो भाग में कट कर देंगे, तब आप यहां पर अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट फिगर बनाते हैं। अब देखिए ये हाफ पोर्शन है और हाफ पोर्शन मैं यहां पे बना दे रहा हूं, और ये हाफ पोर्शन। ओके, यहीं से कट हुआ था, तो इसको आप डॉटेड लाइन से दिखा दीजिए, और ये आपका जहां पर पी लोड एक्ट कर रहा है, यहां पर पी लोड एक्ट कर रहा है जी, और यहां भी आपका पी लोड एक्ट कर रहा है। अब यहां से देखिए, तो ये जो डॉटेड मैंने आपको दिखाया है, ये क्या है, बॉडी के अंदर का है, ठीक है, मैंने बीचों बीच काट दिया है। तो यहां पर देखिए क्या होगा, इस पी लोड के अगेंस्ट में बॉडी के अंदर एक रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा। यहां पर इस पॉइंट पर देखिए एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा F, और ये F क्या करेगा, इस P के इफेक्ट को कम करना चाहेगा, ठीक है, रोकना चाहेगा। सेम चीज यहां पर भी होगा, उस P के अगेंस्ट में देखिए यहां पर एक F काम करेगा। अगेंस्ट बोलने का मतलब है कि अपोजिट में काम करेगा, तभी तो रोक पाएगा। तो ये F क्या है, F है टोटल इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड एट द क्रॉस सेक्शन ऑफ मेंबर, ठीक है। तो अब यहां से देखिए, पहले F के बारे में मैं आपको लिख दे रहा हूं। F क्या है, टोटल IRF। IRF क्या है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड एट द क्रॉस सेक्शन। ओके, अब यहां पर मैं एक एज्यूम कर रहा हूं डेल्टा F। डेल्टा F क्या है, यह है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड एट एलिमेंटल एरिया डेल्टा A। अब हम लोग क्या करेंगे, कहीं पे भी इस क्रॉस सेक्शन में यहां पर कहीं पर भी एक एरिया आप ले लीजिए, और इसका एरिया ये क्या हो गया, ये हो गया आपका डेल्टा A। तो इस डेल्टा A एरिया पर जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स काम करेगा
उसे आप बोल दीजिए डेल्टा एफ। ठीक है, तो डेल्टा एफ क्या है जी? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड एट एलिमेंटल एरिया डेल्टा ए। ओके, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स किसी भी पॉइंट पर जितना प्रोड्यूस होगा, जितना वहां पर आएगा, वही वैल्यू स्ट्रेस कहलाएगा। बट यहां पर मैंने अभी तक पॉइंट के बारे में नहीं बताया है। ठीक है, पॉइंट के बारे में फिर से कोई चर्चा नहीं किया है मैंने। देखिए यहां पे, स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से डिनोट करेंगे अभी यहां पर। ठीक है, मैं आपको टाइप्स ऑफ स्ट्रेस वगैरह भी नहीं पढ़ा रहा हूं, सिंपल स्ट्रेस। तो आप यहां पर स्ट्रेस को सिग्मा से दिखाइए। स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिख रहा हूं लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू 0 डेल्टा एफ डिवाइड बाय डेल्टा ए। चलिए अब यहां से देखिए इसका क्या मतलब हुआ। ये मैंने आपको डेफिनेशन से लिखा है। ठीक है, डेफिनेशन में क्या कह रहा था कि स्ट्रेस किसके बराबर होगा? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड एट ए पॉइंट। तो डेल्टा ए टेंड्स टू 0 का क्या मतलब है? डेल्टा ए टेंड्स टू 0 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो पॉइंट ही हुआ ना जी। आपने जो डेल्टा ए एज्यूम किया है, स्मॉल एरिया, ये कह रहा है टेंड्स टू 0 हो गया। स्मॉल एरिया टेंड्स टू 0, इसका क्या मतलब है कि वो पॉइंट ही तो होगा। इसीलिए मैंने यहां पे डेल्टा ए टेंड्स टू 0 लिखा। ठीक है, फिर डेल्टा एफ बाय डेल्टा ए, दैट मीन्स डेल्टा ए जब टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो एफ का जो वैल्यू होगा वही आपका स्ट्रेस कहलाएगा। ओके, तो चलिए, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं? सो सिग्मा इज इक्वल टू, इसे आप डायरेक्ट डी एफ बाई डी ए लिख सकते हैं। मैथमेटिक्स में आप पढ़ चुके हैं ये चीज। ओके, अब देखिए, सो डी एफ इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। डी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू डी ए। अब आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। सो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी एफ इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। फिर यहां से F इज इक्वल टू, हम लोग मान लेते हैं कि स्ट्रेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्रॉस सेक्शन पर, हर एक पॉइंट पर स्ट्रेस सेम है, ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। और ये आप फिगर में कैसे दिखाएंगे? देखिए, जितना भी पॉइंट होगा, जितना भी पॉइंट आप यहां पे क्रॉस सेक्शन पे दिखाएंगे, जितना भी पॉइंट, उस सभी पे स्ट्रेस कितना है? सिग्मा है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि किसी भी पॉइंट पे जो रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा वही तो स्ट्रेस है। तो हर एक पॉइंट पे आपका सिग्मा काम करेगा। जितना भी पॉइंट होगा सभी पे सिग्मा काम करेगा। तो सभी पॉइंट पे दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सभी पॉइंट पे दिखाएंगे तो फिगर खराब हो जाएगा। तो क्रॉस सेक्शन पे जितना भी पॉइंट होगा उस सभी पॉइंट पे जो रेजिस्टिंग फोर्स होगा वही स्ट्रेस होगा, तो आप वहां पे सिग्मा डिनोट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या मान रहे हैं कि ये जो सिग्मा है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, दैट मीन्स कांस्टेंट होगा। तो हम लोग सिग्मा को बाहर निकाल देंगे, डी ए, यानी एफ इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। मैंने क्या बोला यहां पे? एज्यूमिंग स्ट्रेस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, आप ऐसा लिख दीजिए, एज्यूमिंग स्ट्रेस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, चलिए अब यहां से देखिए, सो सिग्मा इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? एफ बाय ए, एफ बाय ए आप लिखेंगे। स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको? एफ डिवाइड बाय ए। एफ क्या है? टोटल इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड एट द क्रॉस सेक्शन, और ए क्या है? ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यहां पर थोड़ा समझना है आपको, यदि आप सेफ कंडीशन के बारे में बात करेंगे, यदि आप सेफ कंडीशन के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा? देखिए,
फॉर द सेफ कंडीशन, सेफ कंडीशन के लिए क्या होगा, इस बॉडी पे पी फोर्स काम कर रहा है, पी लोड काम कर रहा है, तो बॉडी के अंदर जो रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हुआ है वो है कितना एफ। अब आप खुद सोचिए, मैं यहां पे बोल रहा हूं सेफ कंडीशन, मतलब ये बॉडी सेफ कब रहेगा। सेफ बोलने का मतलब ये बॉडी ब्रेक ना कर रहा हो, ब्रेक ना कर गया हो, फेल ना कर गया हो। फेल करने का मतलब यदि इसमें सिंपल क्रैक भी आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि बॉडी फेल कर गया। तो क्रैक होने से पहले या ब्रेक होने से पहले क्या कंडीशन होगा ताकि ये बॉडी सेफ रहे। तो आप खुद सोचिए, किसी भी बॉडी को आप पुल कर रहे हैं तो उसके अंदर का जो फोर्स है एफ, ठीक है, तो जो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं पी, इस पी का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो बॉडी के अंदर जो रेजिस्टिंग फोर्स काम कर रहा है उससे कम होना चाहिए। खुद सोच के देखिए, यदि आपको आपके दो फ्रेंड पकड़ के खींच रहे हैं, एक आपका हाथ पकड़ के खींच रहे हैं, एक आपका पैर पकड़ के खींच रहे हैं, दैट मीन्स वो फोर्स लगा रहे हैं, तो आपका बॉडी क्या होगा, आपके बॉडी का जो अंदर का स्ट्रेंथ होगा, ठीक है, इंटरनल फोर्स आपके बॉडी के अंदर डेवलप होगा, वो फोर्स जो आपके फ्रेंड खींच रहे हैं ना उसको रोकना चाहेगा, ठीक है, उस टाइम पे जो आपके बॉडी में डिफॉर्मेशन होने वाला है उसको रोकने के लिए। लेकिन डिपेंड करता है किस चीज पर, कि आपका फ्रेंड कितना फोर्स लगा रहा है और आपका स्ट्रेंथ कितना है, आपके बॉडी में रेजिस्टिंग फोर्स कितना डेवलप हो रहा है। आपके बॉडी के अंदर का जो स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा यदि आपका फ्रेंड फोर्स अप्लाई कर दिया तो आप फेल कर जाएंगे। लेकिन यदि आपका फ्रेंड जो खींच रहा है वो कम ताकत लगा रहा है, आपके रेजिस्टिंग फोर्स से कम ताकत लगा रहा है, तो आप सेफ रहेंगे। वही चीज मैंने यहां पे लिखा है कि जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है P, ये F से कम होना चाहिए, ठीक है, या मैक्सिमम कंडीशन में इक्वल टू भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बॉडी फेल नहीं होगा। तो यही है माय डियर सेफ कंडीशन फॉर दिस बॉडी अंडर दिस लोड। तो यहां से यदि आप बोलेंगे कि सर P का मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू को आप क्या बोलेंगे, F, क्योंकि P हमेशा F से कम होना चाहिए या मैक्सिमम कंडीशन में इक्वल होना चाहिए। तो P का मैक्सिमम वैल्यू F हो गया और इसे आप सिंपली P बोल दीजिए। P बोलने का मतलब है मैक्सिमम लोड। मैक्सिमम लोड समझिए इस चीज को, ये जो P लोड एक्ट हो रहा है ये P लोड किस तरह का है, तो आप बोलेंगे सर ये तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, और ग्रेजुअली अप्लाइड लोड को हम लोग मैक्सिमम मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो P का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो P ही तो है, ठीक है, वही P यहां पर हम लोग पुट कर देंगे। सो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू हम लोग P बाय A लिखेंगे, P बाय A। तो स्ट्रेस का देखिए एक सिंपल फॉर्मूला मिल गया P बाय A। कब, तो जब किसी बॉडी पे एक स्टैटिक लोड काम कर रहा हो, ये स्टैटिक लोड है ना, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का मतलब क्या है, स्टैटिक लोड, और ये P एक तरह का एक्सियल लोड है, एक्सिस के अलोंग काम कर रहा है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस एक्सियल लोड के कारण जो कि स्टैटिक लोड है, इस स्टैटिक लोड के कारण बॉडी के अंदर कितना स्ट्रेस डेवलप होगा, तो आप बोलेंगे कि सर P बाय A डेवलप होगा। तो आप इस स्ट्रेस को क्या बोल सकते हैं कि सर ये सिग्मा स्टैटिक है, सिग्मा स्टैटिक है। सिग्मा स्टैटिक में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि P जो है आपका स्टैटिक लोड है, P आपका स्टैटिक लोड है। सोचने की बात है, जब बॉडी पे स्टैटिक लोड काम करेगा तो स्ट्रेस भी क्या होगा, स्टैटिक होगा, ठीक है। तो ये है माय डियर स्टैटिक स्ट्रेस, सिग्मा स्टैटिक इज इक्वल टू क्या होगा, P बाय A। ओके, आई होप कि आपका ये चीज क्लियर हो चुका है स्ट्रेस के बारे में। अब यहां से देखिए एक चीज और आप देख लीजिए यहां पर, तो आप यहां पे बोल सकते हैं कि सर स्ट्रेस जो होगा ये फंक्शन ऑफ लोड एंड एरिया, यानी स्ट्रेस किस पर डिपेंड करेगा जी,
तो आप बोलेंगे सर लोड पर डिपेंड करेगा एंड एरिया पर डिपेंड करेगा, सिर्फ इसी दोनों चीज पर स्ट्रेस डिपेंड करता है और किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करेगा। यहां से एक क्वेश्चन एसएससी जेईई में पूछा गया हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि स्ट्रेस ओनली डिपेंड्स ऑन लोड एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, तो चलिए अब इसके आगे थोड़ा देखा जाए। अब फिर से हम लोग थोड़ा सा सेफ कंडीशन एक बार फिर से देखेंगे। फॉर द सेफ कंडीशन, अब देखिए बॉडी पे स्टैटिक लोड काम किया, ठीक है। तो बॉडी के अंदर एक स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ जिसे हम लोग सिग्मा स्टैटिक कहते हैं या सिंपली आप सिग्मा कहते हैं। तो उसका कुछ वैल्यू होगा, आप P बाय ए करके निकाल लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखिए समझिए अच्छे से थोड़ा इस चीज को। एक बार इस चीज को आप समझ जाएंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वहां पे सिग्मा काम करेगा जी P बाय ए। लोड के कारण इतना स्ट्रेस बॉडी में इंड्यूस हुआ है, तो इसे आप बोलेंगे इंड्यूज स्ट्रेस, इंड्यूज स्ट्रेस, ठीक है। अब देखिए कोई भी मटेरियल आप मार्केट में खरीदने जाइएगा, कोई भी मटेरियल, ठीक है, इस पर्पस के लिए, तो उस मटेरियल के ऊपर एक परमिसिबल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस लिखा रहता है। परमिसिबल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, समझिए इस चीज को, उसे आप सिग्मा परमिसिबल करके लिखिएगा, सिग्मा पर करके लिखते हैं, ठीक है। तो ये है परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल, स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल। तो देखिए नाम से ही लग रहा है परमिसिबल स्ट्रेस, मतलब वो मटेरियल कितना स्ट्रेस को परमिट कर रहा है। बोलने का मतलब क्या है कि उस मटेरियल पे मैक्सिमम इतना स्ट्रेस यदि इंड्यूस हो रहा है तब तक बॉडी सेफ रहेगा, लेकिन इस परमिसिबल स्ट्रेस से ज्यादा स्ट्रेस यदि बॉडी में इंड्यूस हो गया इस लोड P के कारण, तो बॉडी आपका फेल कर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हर एक मटेरियल के ऊपर लिखा रहता है कि इस मटेरियल का परमिसिबल वैल्यू इतना है, परमिसिबल स्ट्रेस वैल्यू मान लीजिए 100 पास्कल है। फॉर एग्जांपल सिग्मा परमिसिबल मान लीजिए बोल दिया गया है कि बाबू ये 100 पास्कल इसका लिमिट है, 100 मेगा पास्कल। तो इसके लिखने का मकसद क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि उस बॉडी पे, उस मेंबर पे स्ट्रेस का वैल्यू, लोड के कारण जो स्ट्रेस इंड्यूस होता है सिग्मा इंड्यूस, ये इंड्यूस स्ट्रेस इस 100 मेगा पास्कल से हमेशा कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा को परमिट नहीं करेगा, बॉडी फेल कर जाएगा। तो इंड्यूस स्ट्रेस का मैक्सिमम वैल्यू देखिए 100 मेगा पास्कल होगा, बराबर हो सकता है, ठीक है, और लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता है। सो सिग्मा इंड्यूस शुड बी लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 100 मेगा पास्कल, तब आपका बॉडी सेफ रहेगा जी, नहीं तो आपका बॉडी फेल कर जाएगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में ही बात करेंगे, लेकिन अभी टाइम है जहां पे मैं आपको फेल्योर स्ट्रेस बताऊंगा, परमिसिबल स्ट्रेस बताऊंगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताऊंगा। तो इसमें थोड़ा टाइम है, तो अभी आप थोड़ा सा बेसिक चीज देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। तो यहां से देखिए, तो आप क्या लिखेंगे, सेफ कंडीशन कब होगा जी, तो आप बोलेंगे सर जब सिग्मा इंड्यूस्ड, सिग्मा इंड्यूस्ड बोलने का मतलब ही है कि बॉडी पे जो लोड काम कर रहा है उस लोड के कारण जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। सो सिग्मा इंड्यूस्ड शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल, यही है आपका सेफ कंडीशन। चलिए अब देखते हैं ये इंड्यूस्ड स्ट्रेस को आप कैसे लिखेंगे, P बाय ए, जैसा अभी हम लोगों ने देखा है, लेस देन इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल। चलिए अब देखिए, सो P लेस देन इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो A इंटू सिग्मा परमिसिबल, A इंटू सिग्मा परमिसिबल।
और कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये P का वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू F होना चाहिए, बताए थे ना। तो अब आप दोनों को थोड़ा कंपेयर कर लीजिए। दोनों को कंपेयर कीजिए तो आप क्या बोल सकते हैं कि सर इस F के जगह पे क्या लिखा हुआ है, A इंटू सिग्मा परमिशिबल, यानी F इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, A इंटू सिग्मा परमिशिबल, यानी सिग्मा परमिशिबल इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं F बाई ए, F बाई ए। तो ध्यान रखेंगे आप, जब भी आप परमिशिबल स्ट्रेस निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा, तो जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया कर देंगे आप, तो वो परमिशिबल स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। और जब P बाय ए करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय एरिया, तो वो आपका इंड्यूस्ड स्ट्रेस होगा, ठीक है, जैसा अभी आपने देखा था। तो यहां से देखिए F इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, A इंटू सिग्मा परमिशिबल। F क्या है, F है टोटल इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर एरिया पर डिपेंड कर रहा है एंड परमिशिबल स्ट्रेस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। टोटल IRF डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। सबसे फर्स्ट जो फैक्टर है वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। एंड सेकेंड क्या है जी, परमिशिबल स्ट्रेस, परमिशिबल स्ट्रेस। या आप यहां पे एक चीज और भी लिख सकते हैं, और गिवन मटेरियल। अब इस चीज को मैं समझाता हूं कि ये गिवन मटेरियल का क्या मतलब है। देखिए परमिशिबल स्ट्रेस किस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। डिपेंड करने का मतलब, जैसे मान लीजिए कि आप दो मटेरियल परचेज करने गए, ठीक है, दो मटेरियल आप परचेज करने गए, एक मान लीजिए कास्ट आयरन का है, एक मान लीजिए स्टील का है, फॉर एग्जाम्पल। तो दोनों मटेरियल अलग अलग है, तो दोनों का परमिशिबल स्ट्रेस क्या होगा, डिफरेंट होगा, दोनों का कैपेसिटी डिफरेंट होगा ना जी। तो कास्ट आयरन के लिए परमिशिबल स्ट्रेस कुछ और होगा एंड स्टील के लिए परमिशिबल स्ट्रेस कुछ और होगा। यानी गिवन मटेरियल के लिए परमिशिबल स्ट्रेस सेम रहेगा। अब कास्ट आयरन का ही यदि आप 4-5 पीस खरीद रहे हैं, तो उस 4-5 पीस का परमिशिबल स्ट्रेस सेम रहेगा। तो परमिशिबल स्ट्रेस बोलने का मतलब है कि गिवन मटेरियल के लिए जब तक मटेरियल सेम रहेगा परमिशिबल स्ट्रेस सेम रहेगा। यदि मटेरियल चेंज करेगा तो परमिशिबल स्ट्रेस का वैल्यू भी चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो आज के बाद पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जहां भी परमिशिबल स्ट्रेस का आएगा, नाम आएगा, तो आप समझ जाएंगे गिवन मटेरियल। आप आगे बहुत सा ऐसा चीज देखेंगे, बहुत सा ऐसा चीज देखेंगे, जैसे किसी क्वेश्चन में बोल दिया कि दो स्टील मेंबर है, एक स्टील मेंबर ये है, एक स्टील मेंबर ये है, ये फिगर ए फिगर बी। अब इसी पे कोई लोड अप्लाई कर दिया, यहां पर भी कुछ कर दिया, यहां पर डायमीटर कुछ और है, ठीक है, यहां मान लीजिए 2D है, इसका लेंथ L है, इसका लेंथ मान लीजिए 3L/2 है, कुछ भी, तो क्वेश्चन में कुछ भी रहेगा। तो वहां पे पर ये चीज क्लियर है कि ये स्टील का है तो ये भी स्टील का है, तो आप समझ जाएंगे कि मटेरियल सेम है, स्टील ही है। इसका मतलब क्या है कि दोनों के लिए परमिशिबल स्ट्रेस सेम होगा, यानी सिग्मा परमिशिबल फॉर 1 उतना ही होगा सिग्मा परमिशिबल फॉर 2। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, काफी यूज आने वाला है आपको, तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं, इफ मटेरियल इज सेम, यदि मटेरियल सेम होगा देन परमिशिबल स्ट्रेस विल ऑल्सो बी सेम।
इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए अब इसके आगे थोड़ा बात किया जाए, ध्यान देंगे आप। तो ये था आपका स्ट्रेस का बेसिक चीज। स्ट्रेस होता क्या है, ठीक है। जब स्टैटिक लोड काम करेगा तो स्टैटिक स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वहां पर, ठीक है। स्ट्रेस किस पर डिपेंड करता है, फिर परमिसिबल स्ट्रेस, ये सब मैंने आपको बेसिक चीजें बता दिया। अब यहां पर एक चीज और देखिए, एक चीज आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी है मान लीजिए, और उस बॉडी पर वो बॉडी जो है फ्रीली एक्सपेंड कर रहा है। कोई भी बॉडी यदि फ्रीली एक्सपेंड कर रहा है तो सोचिए अच्छे से, फ्रीली एक्सपेंड कर रहा है मतलब क्या है कि उसमें डिफॉर्मेशन कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन उस डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए कुछ रेजिस्टिंग फोर्स वहां पर डेवलप नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि बॉडी फ्रीली मूव कर रहा है, उसको रोकने वाला कोई भी नहीं है वहां पर। तो वहां पर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप नहीं हो पाएगा, दैट मींस स्ट्रेस जीरो हो जाएगा। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब कोई भी बॉडी किसी भी लोड के अंडर फ्रीली एक्सपेंड कर रहा है तो उस टाइम स्ट्रेस इंड्यूस्ड जीरो हो जाएगा, क्योंकि लोड के डायरेक्शन में कोई भी रेजिस्टिंग फोर्स काम नहीं कर रहा है। लेकिन यदि वही बॉडी कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड हो, कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड बोलने का मतलब क्या है, ये मान लीजिए बॉडी है, इसको आप यहां पे इस एंड पर फिक्स कर दिए हैं, दोनों एंड पर फिक्स कर दिए, और यहां पे एक लोड लग रहा है P। अब देखिए ये बॉडी क्या है, कंप्लीटली फिक्स हो चुका है, कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड है, बॉडी का दोनों एंड को आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो यहां पर इस लोड P के कारण इस बॉडी में जो डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है, उसको रोकने वाला यहां पर फोर्स एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स यहां पर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, स्ट्रेस इंड्यूस यहां पर होगा। तो ये तो हो गया कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड का केस, कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड। फिर आता है पार्शियली रेस्ट्रिक्टेड। पार्शियली बोलने का मतलब क्या है, यदि इसका वन एंड ही फिक्स हो, वन एंड फिक्स हो और यहां पे एक लोड P लग रहा है, तो इस केस को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियली रेस्ट्रिक्टेड। ये बॉडी भी रेस्ट्रिक्टेड है लेकिन पार्शियली है, लोड P एक्ट हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट में यहां पे देखिए रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, तो स्ट्रेस यहां भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो जब बॉडी रेस्ट्रिक्टेड हो, चाहे कंप्लीटली या पार्शियली, तो स्ट्रेस डेवलप होगा। लेकिन यदि बॉडी फ्रीली मूव कर रहा हो, ठीक है, तो उसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस जीरो हो जाएगा। तो ये पॉइंट मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। When the member is completely restricted or partially restricted, completely or partially restricted, then stress will be induced in that member. ओके, फिर सेकंड केस क्या होगा, सेकंड, when the member is not restricted। ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को, मेंबर रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, कंप्लीटली और पार्शियली, किसी भी तरीके से रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, चाहे कंप्लीटली बोलिए चाहे पार्शियली बोलिए, रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, देन
stress will not be induced in that member. ऐसा क्यों हुआ? Because there is no resisting force, because there is no resisting force, वहां पर कोई रेजिस्टिंग फोर्स काम ही नहीं कर पाएगा क्योंकि बॉडी रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, बॉडी किसी भी डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। और ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है माय डियर, क्योंकि यहां से आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो आप याद रखेंगे जब बॉडी को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है, वो फ्रीली एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है, तो उसमें स्ट्रेस काम नहीं करेगा, और जब बॉडी चाहे कंप्लीटली या पार्शियली रेस्ट्रिक्ट किया गया है तो उसमें स्ट्रेस इंड्यूस हो जाएगा। ओके, तो चलिए ये था कुछ स्ट्रेस का बेसिक चीज जिसे हम लोगों ने पढ़ लिया। अब वापस से हम लोग चलते हैं इंपैक्ट लोड पर, ठीक है, जहां तक मैंने कल बताया था उसके आगे मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। तो कल हम लोगों ने क्या देखा था प्रीवियस लेक्चर में इंपैक्ट लोड के बारे में। इंपैक्ट लोड एक डायनामिक लोड है। इंपैक्ट लोड एक ऐसा लोड है जो बहुत कम टाइम के लिए अप्लाई होता है, मैंने आपको बताया था, इसका फिगर देख लीजिए। कल मैंने आपको बताया था इंपैक्ट लोड ये एक ऐसा लोड है जो बहुत कम टाइम के लिए अप्लाई हो रहा हो। इसका एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, सीट मेटल ऑपरेशन, ब्लैक स्मिथ ऑपरेशन, स्पर गियर टूथ, ये सभी क्या है इंपैक्ट लोड का एग्जांपल है। तो वहां पर मैंने आपको लोड वर्सेस टाइम कर्व दिखाया था, दिस इज टी एंड दिस इज पी। यहां पर आपने क्या देखा था कि बहुत कम टाइम में ही लोड का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम पहुंच जाता है और फिर उसके बाद कांस्टेंट रह जाएगा। तो ये जो टाइम लग रहा है, टाइम काफी कम लगता है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड पहुंचने में टाइम बहुत कम लगता है। यहां पर ये क्या है, लेस, कम टाइम में ही लोड मैक्सिमम मैग्नीट्यूड पहुंच जाता है पी मैक्स। और फिर मैंने आपको यहां पर यह भी बताया था कि लोड का वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में ज्यादा हो रहा है, यहां पे 2 पॉइंट लेके मैंने आपको बताया था। सो इसी कारण ये स्टैटिक लोड नहीं है, क्योंकि वेरिएशन को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए अब यहां से देखिए, अब स्टार्ट करते हैं इसके आगे का चीज। हियर स्मॉल टी क्या है, तो ये आप बोलेंगे टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड। टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड, इसका क्या मतलब है, जो लोड एक्ट हो रहा है, ठीक है, पी लोड, इसका टाइम क्या है, ठीक है, कितने देर तक ये अप्लाई हो रहा है, टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जितने देर तक में ये वेरी कर रहा हो, 0 से मैक्सिमम पहुंच रहा हो, यही है आपका स्मॉल टी। या आप इसको ये भी बोल सकते हैं, और टाइम रिक्वायर्ड टू reach the maximum magnitude, ओके। फिर देखिए कैपिटल टी क्या है, कैपिटल टी है टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, ओके। जैसे बॉडी पे लोड अप्लाई हो रहा है तो वहां पर क्या होगा जी, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। तो वाइब्रेशन का टाइम पीरियड कितना है, कैपिटल टी है, और ये टाइम पीरियड क्या होगा जी, कम होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा। तो यहां पर क्या देखा गया कि व्हेन स्मॉल टी इज लेस देन टी बाई 2, ध्यान से देखिए, when small t is less than t by 2,
दैट मीन्स टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन का जितना वैल्यू है उसका हाफ कर दीजिए और उससे भी कम टाइम में मैक्सिमम मैग्नीट्यूड पहुंच जा रहा हो, ठीक है, स्मॉल टी का वैल्यू t/2 से भी कम हो, ठीक है, तो उस लोड को हम लोग इंपैक्ट लोड कहते हैं। बहुत ही कम टाइम लग रहा है तो ये हो गया आपका इंपैक्ट लोड। ओके, चलिए, और यदि स्मॉल टी ग्रेटर देन 3t हो जाए, ग्रेटर देन 3t, टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट मीन्स उसका थ्राइस, टाइम पीरियड का थ्राइस कर दीजिए, और जो वैल्यू आएगा उससे भी ज्यादा टाइम लग रहा है मैक्सिमम मैग्नीट्यूड पहुंचने में, यानी काफी टाइम लग रहा है मैक्सिमम मैग्नीट्यूड पहुंचने में, टी ज्यादा हो रहा है यहां पे, तो इसका क्या मतलब है, तो आप बोलेंगे सर स्टैटिक लोड, स्टैटिक लोड। ओके, चलिए अब यहां पर देखते हैं, दो वैल्यू मैंने आपको बता दिया, एक तो t/2 से कम रहेगा तो क्या होगा, और एक मैंने आपको बताया 3t से ज्यादा होगा तो क्या होगा। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है, इफ यदि आप बोल दीजिए कि सर यदि t = 2t हो जाए तब क्या मानेंगे हम इसको, अगर स्मॉल t = 2t हो जाए तो हम लोग इस लोड को क्या मानेंगे, स्टैटिक मानेंगे या इंपैक्ट मानेंगे, ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जब भी इस तरह का डाउट हो कि हमें क्या एज्यूम करना चाहिए, तो आप उसे इंपैक्ट लोड एज्यूम कर लीजिए जहां भी डाउट हो, ठीक है। अगर इस दोनों रीजन में रहेगा तब तो आप बोल सकते हैं आसानी से, कोई डाउट नहीं होगा, बट इस दोनों रीजन को छोड़ के किसी और कोई और वैल्यू दे रहा हो स्मॉल टी का, तो वहां पे आप क्या कीजिए, इंपैक्ट लोड मान लीजिए। अब आप बोलिएगा सर ऐसा क्यों, इंपैक्ट क्यों मानेंगे, स्टैटिक क्यों नहीं मानेंगे, तो ये चीज भी मैं आपको समझाता हूं। पहले मैं इस सेंटेंस को कंप्लीट लिख दे रहा हूं यहां पे, देखिए, whenever there is a doubt जब भी कभी डाउट हो तो उस टाइम इट इज बेटर टू एज्यूम it is better to assume it as a impact load। तो आप उसे impact load मान लीजिए, impact load। आप बोलिएगा क्यों, तो बिकॉज, क्योंकि स्ट्रेस, इम्पैक्ट लोड के कारण जो स्ट्रेस इंड्यूस होता है उसका वैल्यू स्टैटिक लोड के कारण जो स्ट्रेस इंड्यूस होता है उससे ज्यादा होता है, ठीक है। स्टैटिक लोड के कारण जो आपका स्ट्रेस इंड्यूस होगा उससे ज्यादा स्ट्रेस इंपैक्ट लोड के कारण इंड्यूस होगा। बस यही रीजन है कि हम लोग वहां पे इंपैक्ट लोड मान लेते हैं। अभी भी आपका क्लियर नहीं हुआ होगा, तो चलिए अब समझते हैं थोड़ा अच्छे से। देखिए स्टैटिक लोड में क्या होता है, लोड धीरे धीरे अप्लाई होता है, तो वहां पर स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस का वैल्यू कम होगा। अब इस चीज को समझते हैं थोड़ा डेली लाइफ के एग्जांपल से। आप अपने किसी भी फ्रेंड्स को, ठीक है, एक बार धीरे से थप्पड़ मारिए, हाथ को धीरे धीरे ले जाइए और उसके गाल पे थप्पड़ मारिए, ठीक है, तो उसके गाल पे एक थोड़ा सा हल्का सा चोट लगेगा, हल्का सा। अब ये चोट क्या है, चोट तो एक फीलिंग है, चोट तो एक फीलिंग है। इस चीक का, गाल का जो मसल है, इसमें जो संकुचन होगा, खिंचाव होगा, खिंचाव, ठीक है, उसे ही हम लोग स्ट्रेस कहेंगे। जो उसे फील हो रहा है, उस आपके फ्रेंड को जो फील हो रहा है कि हाँ उसके गाल पे एक छोटा सा थोड़ा सा चोट लगा है, इसका मांसपेशी जो है वो खिंचा हो रहा है,
वही आपका स्ट्रेस है। तो एक बार आप धीरे धीरे हाथ को ले गए, दैट मीन्स आप स्टैटिक लोड लगा रहे हैं, तो वहां पर स्ट्रेस का वैल्यू, उसको जो फील होगा, चोट का जो फीलिंग होगा वो काफी कम होगा, तो स्ट्रेस कम होगा, ठीक है। लेकिन यदि आप उसको जोरदार थप्पड़ मारिए एक खींच के, वो इंपैक्ट लोड हो गया, एकाएक जोर से आप थप्पड़ मार रहे हैं खींच के, तो इंपैक्ट लोड हो गया। अब पूछिए उससे अब उसको क्या लग रहा है, तो आपको पूछने का जरूरत नहीं है, वो आपको बता देगा कि हाँ क्या हुआ, ठीक है। तो जब आप उसको जोर से मारिएगा, इंपैक्ट लोड की तरह वो काम करेगा, तो उसके गाल पे क्या होगा जी, उसके मांसपेशी में ज्यादा खिंचाव होगा, उसका यहाँ पे ये सरफेस जो है ये पूरा रेड हो जाएगा, दैट मीन्स वहां पर खिंचाव काफी ज्यादा हो रहा है, दैट मीन्स इस वहां पर स्ट्रेस का वैल्यू, अंदर में जो रेजिस्टिंग फोर्स काम कर रहा है किसी पॉइंट पर, वो ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो स्ट्रेस का वैल्यू इंपैक्ट लोड के कारण ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्टैटिक लोड। तब आप बोलेंगे सर ये तो समझ गए, ठीक है कि इंपैक्ट लोड के कारण स्ट्रेस ज्यादा होगा, तो ये क्या कारण हुआ कि स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है तो हम लोग इंपैक्ट लोड ही एज्यूम करेंगे। अब इस चीज को क्लियर करते हैं। जैसे देखिए आपके पास ये मटेरियल है, ध्यान से देखिएगा, स्टैटिक स्ट्रेस तो का वैल्यू तो कम होता है, इंपैक्ट स्ट्रेस का वैल्यू ज्यादा होता है। कोई लोड, स्टैटिक लोड एक्ट किया बॉडी पे, तो स्ट्रेस इंड्यूस हुआ, उस स्ट्रेस का वैल्यू कम है, तो आप बोलेंगे सर बॉडी सेफ है क्योंकि स्ट्रेस का वैल्यू कम है। लेकिन वही यदि इसी बॉडी पे इंपैक्ट लोड काम करे तो स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है, तो वहां पर एक चांस है कि नहीं कि बॉडी फेल हो सकता है। स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है तो हो सकता है बॉडी ब्रेक कर जाए, फेल हो जाए, तो चांस है ना वहां पर जी। तो अब आप बताइए, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम किस चीज को फोकस करेंगे, हम लोग उसी चीज को फोकस करेंगे ना जो क्रिटिकल हो, जो पहले से ही सेफ है उसको हम सेफ क्यों करेंगे, जो फेल हो सकता है, जो क्रिटिकल है, पहले हम लोग उसे स्ट्रांग बनाते हैं। तो जब इंपैक्ट लोड काम करेगा, ठीक है, तो यहां पे इंपैक्ट स्ट्रेस का वैल्यू काफी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, और बॉडी के फेल होने का चांस बढ़ जाएगा। तो हम लोग इसीलिए जब भी डाउट हो तो सबसे बेहतर है कि आप उसे इंपैक्ट लोड मान लीजिए, क्योंकि स्टैटिक लोड मानेंगे तो वो तो हमारा सेफ रहेगा, ठीक है, लेकिन इंपैक्ट लोड यदि मानते हैं तो बॉडी फेल हो सकता है, तो उसी फेल से इसको बचाने के लिए हम लोग इंपैक्ट लोड मान लेंगे, और फिर ये ध्यान रखेंगे कि इस इंपैक्ट स्ट्रेस का वैल्यू परमिसिबल स्ट्रेस से कम हो। हम लोग वहां पर कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे ताकि ये इंपैक्ट स्ट्रेस थोड़ा सा घट जाए, इसका वैल्यू परमिसिबल स्ट्रेस से थोड़ा कम हो जाए। आप खुद सोचिए, देखिए ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है माय डियर, यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत मजा आएगा। देखिए अगर आप इंपैक्ट स्ट्रेस होगा, चूंकि इसका वैल्यू ज्यादा होगा तो हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे, मटेरियल में कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे तो इसका वैल्यू थोड़ा घट जाएगा। कैसे घटेगा ये हम लोग कुछ देर में देखने वाले हैं। तो ये सिग्मा इंपैक्ट थोड़ा डिक्रीज होगा, जैसे ही ये डिक्रीज होगा तो सेफ कंडीशन क्या होता है कि सिग्मा इंपैक्ट शुड बी लेस देन क्या होगा, परमिसिबल स्ट्रेस होगा जी, परमिसिबल स्ट्रेस से कम होना चाहिए। जैसे ही आपने मॉडिफिकेशन करके इंपैक्ट स्ट्रेस को परमिसिबल से कम कर दिया तो बॉडी सेफ हो गया। तो जब ये सेफ है तो स्टैटिक स्ट्रेस तो बेचारा पहले से ही कम है, तो वो तो सेफ रहेगा ही ना जी। यदि आप उसको स्टैटिक मान लेते तो वो तो बेचारा सेफ है। यदि इंपैक्ट मानते तो हम लोग वहां पर मॉडिफिकेशन करेंगे और उसको सेफ बना डालेंगे। जैसे ही वो मटेरियल, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही वो मटेरियल, ये मटेरियल है मान लीजिए, जैसे ही ये मटेरियल सेफ हो गया,
फॉर इम्पैक्ट लोडिंग, जैसे ही आपने इम्पैक्ट लोडिंग के लिए इसको सेफ कर दिया कि बाबू यदि तुम पे अब इम्पैक्ट लोड काम करेगा ना तो तुम सेफ हो, तो जैसे ही ये इम्पैक्ट लोडिंग के लिए सेफ हो गया तो ये तो हंस के बोलेगा कि मालिक मैं तो अब स्टैटिक लोड के लिए सेफ हूं ही, ये तो ऑलरेडी स्टैटिक लोड के लिए सेफ है, क्योंकि जो इम्पैक्ट लोड से सेफ हो गया वो तो स्टैटिक लोड से सेफ होगा ही। बस यही कारण है कि जहां भी डाउट हो आप इम्पैक्ट मान लीजिए, क्योंकि इम्पैक्ट से फेल होने का चांस ज्यादा है, स्टैटिक से तो फेल नहीं होगा, कम चांस है, लेकिन इम्पैक्ट से फेल होने का चांस ज्यादा है। तो जो क्रिटिकल होता है उसी चीज को हम लोग लेके चलते हैं, फिर उसका डिजाइन करेंगे। यही तो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्यों पढ़ते हैं? मटेरियल को डिजाइन करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा मटेरियल सेफ रहे। देखेंगे वहां पे कितना स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है, परमिसिबल स्ट्रेस क्या है, तो हम लोग सेफ करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग मेन क्रिटिकल पोर्शन को देखेंगे, क्रिटिकल मेंबर को देखेंगे, ये किस चीज में फेल हो सकता है, उसी चीज में उसको स्ट्रॉन्ग कर देंगे। अब ये पहले से सेफ है तो उसको हम क्यों करेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप थर्मोडायनामिक्स में आप बहुत स्ट्रांग है, आप थर्मोडायनामिक्स सब्जेक्ट में काफी स्ट्रांग है, और आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में थोड़ा कमजोर हैं, आपको मन नहीं लगता है, समझ में नहीं आता है, तो क्या आप बार बार थर्मो ही पढ़ेंगे? वो तो आपका पहले से स्ट्रांग है, उसको छोड़ दीजिए ना। जो आपका कमजोर चीज है पहले उसको स्ट्रांग कर लेते हैं, ठीक है। तो आप सोम पे ध्यान देंगे, वही चीज यहां पर होता है माय डियर। ओके, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अभी आपको मैंने बताया कि सिग्मा इंपैक्ट जो होगा, इंपैक्ट स्ट्रेस, ये ज्यादा होगा स्टैटिक स्ट्रेस से, ये आपको मैंने बताया। तो आप बोलेंगे सर क्या इस दोनों में कोई रिलेशन होता है क्या? बिल्कुल होता है जी, इस दोनों में एक रिलेशन भी होता है, और वो रिलेशन क्या है ध्यान से देखिएगा। मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं आपको यहाँ पे, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इंपैक्ट स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा स्टैटिक इंटू आई एफ, आई एफ क्या है? तो आई एफ को हम लोग बोलते हैं इंपैक्ट फैक्टर। आई एफ इज इंपैक्ट फैक्टर। तो यहां पर देखिए वेयर आई एफ इज इक्वल टू इंपैक्ट फैक्टर, और इसको हम निकालते कैसे हैं? देखिए आई एफ को हम लोग निकालते हैं 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2h डिवाइड बाय डेल्टा स्टैटिक, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2h बाय डेल्टा स्टैटिक, यही इंपैक्ट फैक्टर का फॉर्मूला हो गया। अब ये डेल्टा स्टैटिक क्या है जी? तो ये है स्टैटिक डिफॉर्मेशन। जैसे आपने स्टैटिक स्ट्रेस आपने देखा, उसी तरह ये स्टैटिक डिफॉर्मेशन है। जब स्टैटिक लोड लगेगा बॉडी पे तो स्ट्रेस कौन सा होगा? स्टैटिक स्ट्रेस। फिर वहां पर जो डिफॉर्मेशन होगा उसे हम लोग स्टैटिक डिफॉर्मेशन कहेंगे। सिंपल सा चीज है, स्टैटिक लोड लगा तो जो डिफॉर्मेशन होगा वो स्टैटिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा। जब इंपैक्ट लोड लगेगा तब जो डिफॉर्मेशन वहां पर होगा उसे हम इंपैक्ट डिफॉर्मेशन कहेंगे। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर आई एफ, इंपैक्ट फैक्टर, और इसे आपको याद रखना होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखिए, तो आई एफ का वैल्यू क्या हो सकता है? ध्यान से सोचिए। यहां पर एच क्या है? एच है हाइट। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, एच क्या है जी? रुकिए, मैं लिख दूंगा बाद में। एच यहां पर क्या है? हाइट। किस हाइट से लोड एक्ट कर रहा है, इंपैक्ट कर रहा है, ठीक है। जिस हाइट से लोड इंपैक्ट करेगा उसे हम लोग एच से डिनोट करेंगे। तो यहां से देखिए,
तो यदि h का वैल्यू 0 हो जाए, सोचिए h का वैल्यू 0 हो जाए, मतलब हाइट नहीं है, 0 है, तो ये पूरा टर्म 2h बाय डेल्टा स्टैटिक तो 0 हो जाएगा। तो उस टाइम आई एफ का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1, दैट मीन्स 2 होगा। ये मिनिमम वैल्यू हुआ। फिर अदरवाइज बाकी वैल्यू क्या होगा, 2 से ज्यादा होगा। ये 2h बाय डेल्टा स्टैटिक जो आप देख पा रहे हैं, इसका वैल्यू तो कुछ भी आएगा ना जी। मान लीजिए 0 पॉइंट समथिंग ही आ रहा है, मान लीजिए 0.5 आ रहा है, तो 1 प्लस 0.5 1.5, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। और फिर लास्ट में 1 से ऐड कीजिएगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, 2 से ज्यादा होगा। तो इस आई एफ का वैल्यू जी क्या हो सकता है, 2 के बराबर होगा मिनिमम केस में, और मैक्सिमम केस में क्या होगा, ये 2 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, आई एफ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इक्वल टू कब होगा, मैंने आपको बता दिया, जब h 0 हो जाए, और बाकी हर एक केस में आई एफ का वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगा। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि इसका मतलब है सर, जब इंपैक्ट फैक्टर 2 से ज्यादा है या बराबर होगा, तो यहां पे ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं सिग्मा इंपैक्ट का, यानी सिग्मा इंपैक्ट भी स्टैटिक स्ट्रेस के 2 टाइम्स के बराबर भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो आप डायरेक्ट यहां पे लिख दीजिए, सो सिग्मा इंपैक्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स सिग्मा स्टैटिक, 2 टाइम्स सिग्मा स्टैटिक लिख देंगे ना जी आप। चलिए, ये तो हो गया। अब यहां पे मैं लिख दे रहा हूं h क्या है जी, h आप बोलेंगे हाइट। यदि क्वेश्चन में h नहीं दिया हुआ हो, वेलोसिटी दिया हुआ हो, तो आप h कैसे निकालेंगे, तो v स्क्वायर बाय 2g करके, v स्क्वायर बाय 2g, v क्या है, वेलोसिटी है, तो इस तरीके से आप h भी निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया इंपैक्ट स्ट्रेस के लिए। अब थोड़ा डिफॉर्मेशन के बारे में देखते हैं। डेल्टा इंपैक्ट, अब इंपैक्ट लोड काम करेगा तो डिफॉर्मेशन भी वहां पर होगा, उसे हम लोग इंपैक्ट डिफॉर्मेशन कहेंगे। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा स्टैटिक या अभी इसको छोड़ते हैं, पहले मैं आपको स्टैटिक डिफॉर्मेशन थोड़ा समझा देता हूं, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पेज में इंपैक्ट डिफॉर्मेशन देखेंगे। चलिए देखिए, तो पहले थोड़ा सा आप यहां पे रफ में यहां पे थोड़ा स्टैटिक डिफॉर्मेशन देखिए। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको स्ट्रेस के बारे में बताया था। एक मेंबर है, लोड P काम कर रहा है जी, लेंथ L है, ठीक है, लेंथ L है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A। तो वहां पे आपने देखा था स्ट्रेस इंड्यूस हुआ। अब ये बॉडी इस लोड के अंडर में क्या होगा, इसमें इलोंगेशन होगा, इसका लेंथ चेंज हो जाएगा जी। ये मान लीजिए इसका लेंथ हो गया, इसका लेंथ ये हो गया, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ L था, और फाइनल लेंथ देखिए ये हो गया। ओरिजिनल लेंथ को आप L ही रहने दीजिए, ठीक रहेगा, और आपका ये हो गया फाइनल लेंथ LF, ठीक है। चलिए अब यहां से देखिए, तो आप आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे जी, आप हुक्स लॉ पढ़े हैं। हुक्स लॉ क्या कहता है, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेन, ठीक है, ये आपका स्ट्रेन है। तो सिग्मा प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो यहाँ पे एक इलास्टिक कांस्टेंट आता है, उसे हम लोग यंग्स मॉडुलस कहेंगे इनटू स्ट्रेन।
चलिए अब देखिए यहां से स्ट्रेस का वैल्यू क्या होता है जी। तो स्ट्रेस का वैल्यू आप बोलेंगे कि सर ये हो जाएगा P/A इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। चलिए अब यहां से देखिए, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PL/A, PL/A। अब देखिए ये जो डेल्टा एल मैंने आपको निकाल के दिखाया, ये डेल्टा एल क्या है? चेंज इन लेंथ। ये क्या है? चेंज इन लेंथ। इसी को तो हम लोग डिफॉर्मेशन कहेंगे, इसी को तो डिफॉर्मेशन कहते हैं जी। चेंज इन लेंथ का मतलब क्या है कि मेंबर में इतना लेंथ चेंज किया, पहले कुछ और लेंथ था, अब इतना लेंथ बढ़ गया या घट गया होगा, जो भी वहां पे हुआ होगा, तो उतना लेंथ चेंज हुआ, तो जो चेंज होगा उसी को तो डिफॉर्मेशन कहेंगे। ठीक है, दैट मीन्स फाइनल माइनस ओरिजिनल लेंथ। ओके, तो आप इसे सिंपली डेल्टा से डिनोट कर सकते हैं। और चूंकि ये पी लोड ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है और उसे हम स्टैटिक लोड कहते हैं, तो ये डिफॉर्मेशन भी क्या कहलाएगा जी? स्टैटिक डिफॉर्मेशन कहलाएगा। तो आप यहां पे क्या बोल सकते हैं? सो स्टैटिक डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला मिल गया हमें? PL/A। इसे आप याद रखेंगे, PL/A। तो यहां पर जो आपने डेल्टा स्टैटिक देखा था उसका एक्सप्रेशन क्या मिल गया हमें? PL/A। ओके, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इंपैक्ट डिफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। डेल्टा इंपैक्ट, यदि आप डेल्टा इंपैक्ट निकालना चाहें तो इसे आप क्या लिखेंगे? सेम वही चीज है, तो जहां पे आप स्ट्रेस लिखे थे वहां पे डिफॉर्मेशन बस लिख दीजिए, बाकी फॉर्मूला वही रहेगा, डेल्टा स्टैटिक इंटू IF, यही फॉर्मूला है इंपैक्ट डिफॉर्मेशन का। ओके, अब समझते हैं थोड़ा सा यहां पे कि अगर इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा जाए तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एक ये फॉर्मूला हो गया जी, और एक आपका इंपैक्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला है, सिग्मा स्टैटिक इंटू IF। तो दो फॉर्मूला आपको यहां पे मिला है और काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोनों, आपको ये याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए यदि कोई न्यूमेरिकल पूछता है तो क्या प्रोसेस आप यूज करेंगे, क्या प्रोसेस आप अपनाएंगे, वो थोड़ा सा देख लीजिए। तो सबसे पहले तो आप वहां पे सिग्मा स्टैटिक निकाल लेंगे, मैं बस रफ में आपको थोड़ा समझा दे रहा हूं। सबसे पहले आप सिग्मा स्टैटिक निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? P/A करके निकाल लेंगे। फिर आप IF निकाल लेंगे, या IF से पहले जो है, IF से पहले आप डेल्टा स्टैटिक निकाल लीजिए, तो आपको फिर IF निकालने में आसानी होगा। डेल्टा स्टैटिक निकाल लीजिए और इसका फॉर्मूला अभी आपने देखा PL/A, तो इसका वैल्यू आप निकाल लेंगे वहां पे न्यूमेरिकल में। मैं बस स्टेप बता रहा हूं, ठीक है, कि कैसे आप यूज करेंगे। हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग इंपैक्ट लोडिंग का न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, तो उसमें आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। फिर ये निकालने के बाद तब हम लोग IF निकालेंगे, इंपैक्ट फैक्टर, और इसका फॉर्मूला आप जानते हैं 1+√1+2H/डेल्टा स्टैटिक। तो यहां से हमें इंपैक्ट फैक्टर निकल जाएगा। तो जैसे ही ये तीनों चीज आप निकालेंगे उसके बाद तो आप आसानी से इंपैक्ट डिफॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं जी, और फिर इंपैक्ट स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं, इंपैक्ट स्ट्रेस भी आप निकाल सकते हैं।
कोई दिक्कत जी यहां तक समझने में? चलिए अब इसके आगे थोड़ा सा मूव किया जाए। देखिए अब यहां पे हम लोग मॉडिफिकेशन देखेंगे। सिग्मा इम्पैक्ट, सिग्मा इम्पैक्ट बराबर मैंने आपको क्या बताया? सिग्मा स्टैटिक इनटू IF, ये है। चलिए सो सिग्मा इम्पैक्ट इज इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा स्टैटिक क्या होता है? P/A इंटू 1 प्लस, उल्टा हो गया, चलिए 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2H बाय डेल्टा स्टैटिक। डेल्टा स्टैटिक को मैं सिंपली डेल्टा ST लिख दे रहा हूं। चलिए ये हो गया। ओके, इसको थोड़ा फिर से आप एक्सपेंड कीजिए थोड़ा सा। तो सिग्मा इम्पैक्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P/A इंटू 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2H। डेल्टा स्टैटिक का फॉर्मूला क्या है? PL/AE, तो AE ऊपर चला जाएगा जी, AE ऊपर चला जाएगा। अब यहां से देखिए, अब थोड़ा सा याद कीजिए मैंने आपको क्या बताया कुछ देर पहले कि हम लोग इम्पैक्ट लोड एज्यूम करेंगे, ठीक है? या यदि आप एज्यूम नहीं भी कर रहे हैं और अगर आप देख रहे हैं कि इम्पैक्ट लोड काम कर रहा है, तो वहां पे यदि आप ही डिजाइन इंजीनियर हैं तो आप क्या चाहेंगे? आप भली भांति जानते हैं कि इस इम्पैक्ट लोड के कारण मेंबर पर इम्पैक्ट स्ट्रेस काफी ज्यादा काम करेगा, तो बॉडी के फेल होने का चांस है, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आप क्या करेंगे? आप वहां पर कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। इस तरह का मॉडिफिकेशन, ऐसा मॉडिफिकेशन ताकि इंपैक्ट स्ट्रेस थोड़ा घट जाए, इंपैक्ट स्ट्रेस थोड़ा घट जाए। अब आप सोचिए, यहां से देखिए इंपैक्ट स्ट्रेस तो यही है जी, इसको थोड़ा घटाना है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि सर, यहां से देखिए नीचे वाले पे, यदि मैं मटेरियल का लेंथ, ध्यान से देखिए, यदि मैं मटेरियल का लेंथ बढ़ा दूं, क्योंकि लेंथ डिनोमिनेटर में है, तो यदि आप लेंथ बढ़ा देंगे, ठीक है, यदि आप यहां पे लेंथ बढ़ा देंगे, ऊपर एरो दिखा रहा हूं, दैट मीन्स लेंथ बढ़ जाएगा। यदि लेंथ बढ़ जाएगा तो ये पूरा फ्रैक्शन जो आप देख रहे हैं 2HAE/PL वाला फ्रैक्शन, इसका वैल्यू काफी कम हो जाएगा, तो 1 प्लस यानी वो पूरा टर्म वैल्यू कम हो जाएगा, तो इंपैक्ट स्ट्रेस आपका घट जाएगा, इंपैक्ट स्ट्रेस थोड़ा घट जाएगा। ओके, तो लेंथ बढ़ा दिए। फिर आप क्या बोलेंगे कि सर यंग्स मॉडुलस थोड़ा डिक्रीज कर दिया जाए। अगर उस मटेरियल का हम लोग ऐसा हम लोग ऐसा मटेरियल चूज करेंगे, हम लोग ऐसा मटेरियल चूज करेंगे जिसका यंग्स मॉडुलस थोड़ा कम हो और उस मटेरियल का लेंथ भी ज्यादा हो, तो उस मटेरियल पर इंपैक्ट स्ट्रेस कम काम करेगा। यही हुआ मॉडिफिकेशन, ठीक है? तो यही चीज आप अगर डिजाइन इंजीनियर रहेंगे तो यही चीज आप करेंगे, लेंथ ज्यादा कर लेंगे, ठीक है, और मटेरियल ऐसा चूज करेंगे जिसका यंग्स मॉडुलस क्या हो, कम हो। अब आप सोचिए, लेंथ यदि बढ़ गया, यंग्स मॉडुलस घट गया, तो क्या होगा? अगर देखा जाए ना, अगर देखा जाए तो आप स्टैटिक डिफॉर्मेशन को ही घटा रहे हैं। ये जो आप यहां पे L और E के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, ये L और E किस में है? स्टैटिक डिफॉर्मेशन में है। डेल्टा स्टैटिक क्या होता है जी? PL/AE, यहां पे लिख देता हूं मैं, डेल्टा स्टैटिक क्या होता है? PL/AE। आप क्या कर रहे हैं जी?
मटेरियल का लेंथ बढ़ा दिए, यंग्स मॉडुलस घटा दिए, इसको बढ़ा दिए, इसको घटा दिए, न्यूमरेटर बढ़ा दिए, डिनोमिनेटर घटा दिए, तो स्टैटिक डिफॉर्मेशन क्या होगा? स्टैटिक डिफॉर्मेशन बढ़ जाएगा। देखिए स्टैटिक डिफॉर्मेशन बढ़ गया। जैसे ही स्टैटिक डिफॉर्मेशन बढ़ेगा तो आप क्या बोलेंगे कि सर इंपैक्ट स्ट्रेस तो घट गया। तो इंपैक्ट स्ट्रेस क्या होगा जी? घट जाएगा। और जैसे ही इंपैक्ट स्ट्रेस घटेगा तो आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि चांसेस ऑफ इंपैक्ट फेल्योर्स घट चुका है। इंपैक्ट के कारण जो फेल होने का चांस था वो घट चुका है। ठीक है, तो यहां से देखिए कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। काफी इंपॉर्टेंट चीज है माय डियर, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ भी पूछ सकता है यहां से। हो सकता है कि आपसे ये पूछ दे कि लेंथ बढ़ाएंगे या घटाएंगे, यंग्स मॉडुलस को क्या करना पड़ेगा, या हो सकता है आपसे स्टैटिक डिफॉर्मेशन को लेके पूछ दे, या हो सकता है इंपैक्ट फैक्टर से भी पूछ सकता है। अब आप खुद सोचिए, स्टैटिक डिफॉर्मेशन बढ़ चुका है, ये यहां पे आइए, स्टैटिक डिफॉर्मेशन बढ़ गया है, तो फ्रैक्शन यहां पर क्या होगा जी? ये फ्रैक्शन थोड़ा घट जाएगा, यानी ओवरऑल IF इंपैक्ट फैक्टर घटेगा। यहां पे मैं आपको लिख दे रहा हूं, इंपैक्ट फैक्टर घट जाएगा। और जब इंपैक्ट फैक्टर घटेगा तो इंपैक्ट स्ट्रेस घट जाएगा। तो यहां पे मैं आपको तीन चीज दिखा रहा हूं, तीनों में कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। आपसे पूछ सकता है कि यदि इंपैक्ट फैक्टर को घटा दिया जाए तो इंपैक्ट स्ट्रेस क्या होगा, या पूछ सकता है स्टैटिक डिफॉर्मेशन को बढ़ा दिया जाए तो इंपैक्ट स्ट्रेस क्या होगा, या आपको यंग्स मॉडुलस एंड लेंथ के बारे में पूछ सकता है। तो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यही हुआ मॉडिफिकेशन, जो मैं उस टाइम आपको बता रहा था कि क्या मॉडिफिकेशन करेंगे ताकि बॉडी हमारा सेफ रहे। ठीक है, चलिए अब यहां पे मैं आपको सेंटेंस लिख दे रहा हूं। हियर design engineer should select a material of lower Young's modulus and more length so that impact stress will be reduced. Impact stresses will be reduced, इम्पैक्ट स्ट्रेस रिड्यूस्ड हो जाए और बॉडी आपका सेफ रहे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है माय डियर, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए अब इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, ध्यान देंगे आप। चलिए अब देखिए, यहां पे मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, वी नो क्या जानते हैं हम लोग। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई ग्रेजुअली अप्लाइड लोड काम करता है, ठीक है, तो वहां पे वर्क डन होता है, वर्क डन बाय द लोड होता है कि नहीं जी? वर्क डन बाय द लोड होगा, बताए थे आपको। और ये वर्क डन कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि कौन सा लोड काम कर रहा है वहां पर। यदि लोड एक्सियल हुआ, दैट मीन्स यदि ग्रेजुअली अप्लाइड लोड काम कर रहा है, ये P एक्सियल लोड, ठीक है,
तो यहां पर क्या होगा, तो आपको मैंने बताया था हाफ पी डेल्टा होगा, हाफ पी डेल्टा। और एक चीज याद कीजिए, और एक चीज याद कीजिए, मैंने आपको बताया भी था कि जितना वर्क डन होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द बार, स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द बार के बराबर हो जाएगा। आपको याद आ गया होगा। फिर देखिए यहां से ऐसा क्यों होगा, वर्क डन स्ट्रेन एनर्जी के बराबर कैसे हो गया, तो वर्क डन क्या हुआ जी, ये हुआ एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। और ये जो है ये है इंटरनल, मतलब बाहर से लोड काम कर रहा है तो उसके कारण जो वर्क डन होगा, तो मैंने आपको बताया था कि उसके अगेंस्ट में बॉडी के अंदर एक एनर्जी स्टोर होगा जो उसको रोकना चाहेगा, ठीक है। उसी एनर्जी को हम लोग स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। और ये दोनों एनर्जी सेम होगा, एक्सटर्नल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी, ये दोनों सेम होगा जी, ओके। लेकिन ये स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला हमेशा यूज नहीं होगा, ये बस किसके केस में होगा, तो जब बॉडी पे एक एक्सियल लोड काम करेगा तब स्ट्रेन एनर्जी हाफ पी डेल्टा होगा, ओके। चलिए अब यहां से देखिए, मतलब अगर किसी बॉडी का, यदि किसी बार का स्ट्रेन एनर्जी काफी ज्यादा हो तो इसका मतलब है कि वो बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, वो बहुत हद तक लोड को झेल लेगा, बियर कर लेगा, ठीक है। तो स्ट्रेन एनर्जी एस डॉट ई इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर हाफ पी डेल्टा, ओके। हाफ डेल्टा का फॉर्मूला अभी अभी आपने पढ़ा पी एल बाई ए, तो यहां से क्या मिल गया हमें, पी स्क्वायर एल डिवाइड बाई 2a, ओके। अब क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर भी नीचे भी, ऐसा क्यों किए हैं पता चल जाएगा। पी स्क्वायर नीचे क्या हो गया 2a स्क्वायर, और ऊपर में क्या बच गया a इंटू एल। अब यहां से देखिए ये पी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, पी बाय ए को क्या कहते हैं, स्ट्रेस, ठीक है। तो ये हो गया सिग्मा का स्क्वायर, तो स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया, ऊपर में आपका सिग्मा स्क्वायर हो गया, ओ सॉरी नीचे ई लिखना भूल गए ना, ओके। तो सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे 2e और ऊपर आ गया आपका a इंटू एल। तो ये देखिए एक फॉर्मूला हो गया स्ट्रेन एनर्जी का अंडर एक्सियल लोड, अंडर एक्सियल लोड, ठीक है। चलिए अब आप सोच रहे होंगे सर आप ये क्यों बता रहे हैं, अब यहां पे इंपैक्ट लोड में आप ये क्यों बता रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए, मान लीजिए, ठीक है, लेंथ आप ज्यादा ले रहे हैं, कुछ सोच के देखिए आप, इफ लेंथ आप ज्यादा, जैसा आप बोले थे आप लेंथ ज्यादा लेंगे और यंग्स मॉडुलस कम लेंगे, तो क्या होगा। अब यहां से देखिए लेंथ ऊपर में है, न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में आपका यंग्स मॉडुलस है, डिनोमिनेटर घट रहा है, न्यूमरेटर बढ़ रहा है, दैट मींस पूरा फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो आप बोलेंगे सर उस बार का स्ट्रेन एनर्जी बढ़ जाएगा, देखिए स्ट्रेन एनर्जी बढ़ गया। आप रिलेट कीजिए चीजों को, अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा कि लेंथ बढ़ेगा यंग्स मॉडुलस घटेगा तो इंपैक्ट स्ट्रेस कम होगा, ओके। क्यों कम हो रहा है वो यहां पर देख लीजिए फिर से एक बार दूसरे तरीके से, जब लेंथ बढ़ेगा और यंग्स मॉडुलस घटेगा तो स्ट्रेन एनर्जी बढ़ जाता है, मतलब बॉडी का एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ गया, बॉडी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, झेल पा रहा है, उसको बर्दाश्त कर रहा है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो बॉडी फेल नहीं होगा, ठीक है। तो स्ट्रेन एनर्जी बढ़ गया, और जब स्ट्रेन एनर्जी बढ़ जाएगा तो इंपैक्ट स्ट्रेस घट जाएगा, दैट मीन्स चांसेस ऑफ इंपैक्ट फेल्योर, चांसेस ऑफ इंपैक्ट फेल्योर्स ये घट जाएगा। तो ये चीज भी आप याद रखेंगे, ठीक है।
क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है माय डियर, स्ट्रेन एनर्जी से भी पूछ सकता है, पूछ देगा कि यदि स्ट्रेन एनर्जी बढ़ जाए तो क्या होगा, इंपैक्ट स्ट्रेस घटेगा कि बढ़ेगा, क्या होगा, ये आपसे पूछ सकता है। ओके, आई होप कि आपका सब कुछ क्लियर हो चुका है। चलिए अब यहां पर एक और चीज समझते हैं, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इंपैक्ट लोड में, यहां से भी हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं। नाउ फिर से वही फॉर्मूला लिखिए, सिग्मा इंपैक्ट बराबर सिग्मा स्टैटिक इंटू आई एफ। ओके, फिर आई एफ का फॉर्मूला क्या होता है जी, 1+√1+2h/डेल्टा स्टैटिक, ये फॉर्मूला होता है। चलिए अब यहां से देखिए, यदि इफ h टेंड्स टू 0 हो जाए, या आप बोल सकते हैं h 0 हो जाए, तो क्या होगा वहां पर। तो आप पूछेंगे मेरे से कि सर h 0 कब हो सकता है, टेंड्स टू 0 कब हो सकता है। तो मैंने इसका एग्जांपल ही बताया था आपको कि कोई भी वेइंग मशीन है, कोई भी वेइंग मशीन है, उस मशीन पे आप एकाएक जाके खड़े हो गए उसके ऊपर, तो वहां तो h ऑलमोस्ट 0 है ना जी, h तो ऑलमोस्ट 0 हुआ ना वहां पर। वही कंडीशन यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि यदि h टेंड्स टू 0 हो जाए तो वहां पे इंपैक्ट फैक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा, h 0 हो गया, दैट मीन्स 2h/डेल्टा स्टैटिक 0। तो 1+√1, √1 कितना होता है 1, तो 1+1 2, यानी आई एफ का वैल्यू 2 हो जाएगा। और जब h 0 होता है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सडनली अप्लाइड लोड, यानी सडनली अप्लाइड लोड इंपैक्ट लोड का ही एक स्पेशल केस है, ठीक है। सडनली अप्लाइड लोड, इसे हम लोग सडनली अप्लाइड लोड कहेंगे, शॉर्ट में आप SAL बोल सकते हैं। ओके, और ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि सडनली अप्लाइड लोड के लिए इंपैक्ट फैक्टर का वैल्यू क्या होता है, ये याद रखेंगे आप, 2 होता है, इंपैक्ट फैक्टर विल बी 2 फॉर सडनली अप्लाइड लोड। ओके, तो जब इंपैक्ट फैक्टर का वैल्यू 2 होता है, सो सिग्मा फॉर SAL सडनली अप्लाइड लोड के लिए स्ट्रेस कितना होगा, IF का वैल्यू 2 है, IF का वैल्यू 2 हो चुका है, तो ट्वाइस हो जाएगा जी, डायरेक्ट ट्वाइस सिग्मा स्टैटिक। उसी तरह आपका डेल्टा SAL क्या हो जाएगा, ये भी 2 टाइम्स डेल्टा स्टैटिक हो जाएगा। और एक्चुअल में मैंने आपको क्या बताया था, एक्चुअल में मैंने आपको बताया था कि सिग्मा इंपैक्ट जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स सिग्मा स्टैटिक, यही बताया था ना मैंने। यानी यहां से भी देखिए ना, आप चीजें को रिलेट कीजिए, ठीक है, कि इंपैक्ट स्ट्रेस का मिनिमम वैल्यू कितना होगा जी, ट्वाइस ऑफ सिग्मा स्टैटिक होगा, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। कब, जब h 0 होगा, मैंने बताया था आपको उस टाइम, जब h 0 होगा तो इंपैक्ट स्ट्रेस ट्वाइस रहेगा, वही चीज तो आप यहां पे देख पा रहे हैं। और यहां से क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, क्वेश्चन यहां से पूछा गया हुआ है कि बताइए जब सडनली अप्लाई लोड काम कर रहा हो तो वहां पे स्ट्रेस जो इंड्यूस होगा वो किसके बराबर होगा, तो 2 टाइम्स स्टैटिक स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। 2 टाइम्स स्ट्रेस इंड्यूस भी होगा एंड डिफॉर्मेशन भी 2 टाइम्स हो जाएगा फॉर सडनली अप्लाइड लोड। तो देखिए फ्रेंड, आज के क्लास को यहीं पे स्टॉप किया जाए, ठीक है। इंपैक्ट लोड में जितना भी थ्योरी पढ़ना था वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इंपैक्ट लोड का न्यूमेरिकल करवाऊंगा, कुछ प्रॉब्लम करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है, ताकि आपको इंपैक्ट लोड में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो,
ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंपैक्ट लोड का न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ प्रॉब्लम करेंगे एंड उसके बाद हम लोग फैटिग लोड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।